नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने एग्रीकल्चर के संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं थी उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा था। अपनी उसके बारे में बातचीत हुई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में जितने भी कंपटीशन है उनमें 3 पार्ट, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों पार्टों का क्राइटेरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। इनसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कल मैंने बताया था आपको कि सप्ताह में 3 दिन एनिमल हस्बेंड्री और 3 दिन हॉर्टिकल्चर पहले अपने करेंगे, संडे का अपने अवकाश रखेंगे। अब सबसे पहले आज अपनी पहली क्लास प्रारंभ हो रही है जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के प्रथम टॉपिक दूध से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक दूध से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूध क्या होता है। दूध किसे कहते हैं? देखो बच्चों, ये मादा पशु का क्या हो गया? अयन हो गया। ये क्या है? अयन है। इस अयन के अंदर ये जो पार्ट है वो इसका क्या होता है? थन होता है। ठीक है। और यहाँ पर थन के अंदर क्या पाया जाता है? छिद्र पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है? सिस्टर्न बोल जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्न। ठीक है। इस सिस्टर्न से पतली पतली अति सूक्ष्म इस प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो लोब्यूल है वो फिर आगे जाकर क्या हो जाता है? अति सूक्ष्म सूक्ष्म ग्रंथियों में बढ़ जाता है और अयन की दीवारों के साथ इस प्रकार से लग जाता है। इसको बोला जाता है एल्व्यूलोई। क्या बोलते हैं इसको? एल्व्यूलोई। एल्व्यूलोई। ठीक है। अब क्या होता है कि एल्व्यूलोई में दूध का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? दूध का निर्माण कहाँ होता है? एल्व्यूलोई में होता है। एल्व्यूलोई में दूध बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि मादा पशु का जो अयन है और पूरा शरीर है उसमें क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण पशु के अयन में क्या स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। उस तनाव के कारण जो एल्व्यूलोई में दूध बना था वो दूध स्रावित होकर किस में आ जाता है? लोब्यूल में आ जाता है। किस में आ जाता है? इन लोब्यूल में आ जाता है। फिर लोब्यूल से दूध है वो किस में आ जाएगा? थन में। और थन के बाद जो थन में छोटे छोटे छिद्र है उनसे क्या हो जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं? दुग्ध दोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन कहते हैं यानी मिल्किंग। क्या कहते हैं इसको? मिल्किंग या लैक्टोजेनेसिस। ठीक है। आज अब इस दुग्ध दोहन क्रिया में क्या हुआ कि मादा पशु की सतन ग्रंथियां थी, जितनी भी थी, उन सतन ग्रंथियों से ताजा लैक्टियल पदार्थ निकला। ताजा क्या निकला यहां से? लैक्टियल पदार्थ। क्या निकला? लैक्टियल पदार्थ निकला। अब ताजा जो लैक्टियल पदार्थ निकला है वो लैक्टियल पदार्थ क्या कहलाता है?
दूध कहलाता है। क्या कहलाता है? दूध कहलाता है। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मादा पशु की सतन ग्रंथियों से स्रावित ताजा लैक्टियल पदार्थ क्या कहलाता है? दूध कहलाता है, जो स्वस्थ मादा पशुओं से प्राप्त होता है। मतलब ये ताजा लैक्टियल जो पदार्थ होगा वो स्रावित होकर बाहर निकलेगा ना, तो वो स्वस्थ मादा पशु का होना जरूरी है, तब भी अपने उसको दूध कहेंगे। बीमार पशु है, रोगी पशु है, उसके अयन से या उसके सतन ग्रंथियों से जो स्रावित ताजा लैक्टियल पदार्थ होता है वो दूध नहीं कहलाता। तो दूध वही होगा जो स्वस्थ मादा पशुओं के सतन ग्रंथियों से स्रावित ताजा लैक्टियल पदार्थ होगा, वही दूध कहलाता है। तो लैक्टियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें कौन सा अम्ल मिले? लैक्टिक अम्ल मिले। कौन सा अम्ल मिले भाई? लैक्टिक अम्ल युक्त जो पदार्थ होता है उसको अपने क्या कहते हैं? लैक्टियल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, फिर इसकी परिभाषा देखो, एफएओ ने दी है। एफएओ है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम, इटली में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम, इटली। तो ये एफएओ क्या कहता है? एफएओ ये बताता है कि कोई भी मादा पशु जिसकी सतन ग्रंथियों से जो स्रावित ताजा लैक्टियल पदार्थ होगा, वो स्रावित जो पदार्थ है वो प्रसव क्रिया से कितने दिन पहले? 15 दिन पहले का होना चाहिए, या प्रसव क्रिया के 10 दिन बाद का जो ताजा लैक्टियल पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? दूध कहलाता है। मतलब एफएओ दूध वो ही मानता है, यानी एफएओ उसी पदार्थ को दूध मानता है जो मादा पशु की सतन ग्रंथियों से कब निकला? प्रसव क्रिया से 15 दिन पहले निकाला गया, और प्रसव क्रिया के 10 दिन बाद निकाला गया, वही एफएओ दूध मानता है। ओके, इसके बाद एफएओ ये भी कहता है कि जो भी ताजा लैक्टियल पदार्थ जो निकलेगा उसमें कम से कम कितने परसेंट? 3.25% तो वसा होनी चाहिए, और 8.5% एसएनएफ होना चाहिए, वो ही दूध है। वरना इससे कम जो भी यानी वसा या एसएनएफ है उसका क्राइटेरिया 3.25% से कम आता है वसा का अनुमान, और एसएनएफ है वो 8.5% से कम आता है, तो वो दूध नहीं है, वो दूध नहीं है। इसलिए दूध वही होगा जिसमें कम से कम कितनी वसा हो? 3.25% कम से कम वसा हो और 8.5% एसएनएफ हो, वही दूध होता है। ओके, उसके बाद देखो, मादा पशु है उसके अयन में, जो अयन अपन ने यहाँ चित्र बनाया था थोड़ा सा हल्का रफली, उसमें क्या है कि मादा पशु की जो अयन है उसमें इस प्रकार की सतन ग्रंथियां होती हैं, और उन सतन ग्रंथियों के अंदर ट्यूब पाई जाती है, दुग्ध नलिका। तो उन दुग्ध नलिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 से 15, और उसमें पाई जाने वाली जो छोटी छोटी दुग्ध ग्रंथियां थी, उन दुग्ध ग्रंथियों की के अंदर यानी 12 से 15 दुग्ध नलिकाएं थी, उनमें छोटी छोटी बहुत सारी क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियां होती है, और उस एक दुग्ध ग्रंथि में कितना दूध होता है? 500 से 600 ग्राम दूध है वो होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, मादा पशु की सतन ग्रंथियां व अयन में केवल क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जेट में आया हुआ है, उसमें पूछा था कि मादा पशु की सतन ग्रंथियों व अयन में क्या पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन थे खून यानी केवल खून, केवल दूध, खून प्लस दूध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, मादा पशु की जो सतन ग्रंथियां होगी, ये जो ग्रंथियां हैं ये, और ये जो अयन है पूर्णतः पूरा, इस अयन में केवल क्या होता है? खून होता है। क्या होता है? केवल खून पाया जाता है। लेकिन मैंने पहले बताया था दूध का निर्माण कहाँ होता है? एल्व्यूलोई में होता है, और एल्व्यूलोई से स्रावित होकर क्या आता है? वो लोब्यूल में, और फिर
लोब्यूल से थन में और थन के बाद सिस्टर्न से बाहर निकलता है। तो ये मतलब दूध है ना वो क्या है, स्रावित पदार्थ है, मतलब श्रवण क्रिया से स्रावित होकर बाहर निकलता है ना। तो दूध सतन ग्रंथियों और अयन में नहीं होता, सतन ग्रंथियों और अयन में केवल क्या पाया जाता है, खून पाया जाता है। ओके, तो इसलिए अपने उसका आंसर क्या मानेंगे, जेट में के आंसर क्या था उसका, केवल खून पाया जाता है। लेकिन दुग्ध का निर्माण कहाँ होता है, एल्वियोलोई में होता है। क्या कहाँ होता है, एल्वियोलोई में क्या होता है, दूध होता है। इस खूब की जगह क्या कर लोगे बेटा, दूध कर लोगे। क्या कर लोगे, दूध होता है, ठीक है ना। तो एल्वियोलोई में दूध का निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मादा पशु के इस भाग में दूध का निर्माण होता है। तो दूध का निर्माण कहाँ होता है, एल्वियोलोई में। और फिर बाद में स्त्रवण कहाँ से होता है, लोब्यूल और सिस्टर्न से बाहर निकलता है स्रावित होकर। इस क्रिया को अपने दुग्ध दोहन या फिर लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना दूध हो गया, यानी दूध क्या है, दूध की परिभाषा एफए के अनुसार दूध क्या है, और अयन है उसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, जैसे दुग्ध ने लिखा है इसमें कितना दूध भरा होता है, दूध क्या है, और दूध में कितने % कम से कम वसा होनी चाहिए, सनप कितना होना चाहिए, ठीक है, दूध का निर्माण कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखो, फिर देखो दूध उत्पादन से संबंधित आंकड़े। तो विश्व स्तर पर बात करें तो भारत दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान। कौन से स्थान पर आता है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन है, भारत है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर कंपटीशन में। उसके बाद देखो दूसरा स्थान कौन से देश का है, अमेरिका का। तीसरा स्थान है वो पाकिस्तान का, ठीक है। इसके बाद विश्व का दूध उत्पादन कब, 2019 और 20 में। देखो विश्व का दूध उत्पादन 19 और 20 में 852 मिलियन टन था। कितना था, 2019-20 में विश्व का दूध उत्पादन है वो कितना था, 852 मिलियन टन था, जिसका 22% भारत में, 11.5% यूएसए में, और 5.5% है वो पाकिस्तान में उत्पादित होता था। मतलब 852 का 196.18 मिलियन टन भारत में उत्पादित हुआ 2019-20 में, 99.16 मिलियन टन यूएसए में, और 33.17 मिलियन टन पाकिस्तान में दूध उत्पादित हुआ। तो इस बेस पर अपने कह सकते हैं कि भारत है वो कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर। यूएसए वो कौन से स्थान पर आता है, सेकंड पोजीशन पर। और पाकिस्तान है वो पूरे विश्व में 2019-20 के अनुसार तीसरे स्थान पर था, ठीक है। ये हो गए अपने आंकड़े 2019-20 के। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट 2019-20 के बाद 20-21 में। हाँ, एक 2019-20 में राजस्थान में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन था वो कौन से जिले का था, जयपुर जिले का। उसके बाद नेक्स्ट 2020-21 में विश्व का कुल दूध उत्पादन कितना था, 906.0 मिलियन टन, ठीक है। यानी 906 मिलियन टन दूध उत्पादन था 2020-21 में विश्व का। उसमें से 23% दूध उत्पादन है वो किसका था, इंडिया का था। यानी 23% का मतलब हो गया कुल दूध उत्पादन का, यानी विश्व के कुल दूध उत्पादन का 209.96 मिलियन टन कहाँ उत्पादित हुआ, भारत में उत्पादित हुआ, ठीक है। उसके बाद 12% कहाँ उत्पादित हुआ, अमेरिका में, और 6% किसने उत्पादित किया, पाकिस्तान ने। तो इन तीनों आंकड़ों के आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि 2020-21 में भारत कौन से स्थान पर था, प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, और पाकिस्तान है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है दूध उत्पादन की दृष्टि से 2020-21 में, ठीक है। अब बात करें अपने देखो इंडिया के अंदर, यानी भारत में 209.96 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ था, जो विश्व का कितना % था,
23%। इसमें से यूपी ने 31.4 मिलियन टन दूध उत्पादन किया, जो भारत के कुल दूध उत्पादन का कितना परसेंट है? 14.9% है। राजस्थान भारत के कुल दूध उत्पादन का 30.7 मिलियन टन, जो कितना परसेंट है? 14.6% है। और एमपी भारत के 209.96 मिलियन टन से 18 मिलियन टन दूध उत्पादन किया था, जो कितना परसेंट है? 8.6%। ये पॉइंट है, 8.6%। ठीक है, तो मतलब 2020-21 में यूपी भारत में प्रथम स्थान पर था, राजस्थान दूसरे स्थान पर था और एमपी तीसरे स्थान पर था। ठीक है, राजस्थान में 2020-21 में भी जयपुर प्रथम जिला था दूध उत्पादन की दृष्टि। ठीक है, ये हो गया अपना 20-21 में विश्व का दूध उत्पादन। उसके बाद भारत का कितना दूध उत्पादन है, यूएसए का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, ये। और उसके बाद मैंने बता दिया कि भारत के कुल दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो यूपी देता था 2020-21 में, राजस्थान दूसरे स्थान पर था, एमपी तीसरे स्थान। ठीक है, इसके बाद बात करें अपने 20-21 के बाद 21-22, तो विश्व का जो कुल दूध उत्पादन 21-22 में कितना प्राप्त हुआ? 920 मिलियन टन। ठीक है, विश्व का दूध उत्पादन है 21-22 में कितना हो गया? 920 मिलियन टन, यानी 20-21 में 906 मिलियन टन था, जो बढ़कर कितना हो गया? 920 मिलियन टन 21-22 में। इसके बाद 21-22 में विश्व के कुल दूध उत्पादन का 24% कहाँ उत्पादित किया गया? भारत में उत्पादित किया गया। कहाँ उत्पादित किया गया? भारत में। तो 920 मिलियन टन का 24% कितना हो गया? 221 मिलियन टन। अर्थात भारत का 2021-22 में, भारत का 2021 और 22 में दूध उत्पादन कितना है? 221 मिलियन टन है। ठीक है, क्लियर है? तो 221 मिलियन टन का 15.05% राजस्थान में, 15% यूपी में और 9% कहाँ उत्पादित होता है? एमपी में। तो अब देखो 2020-21 में पहले स्थान पर भारत के अंदर कौन सा राज्य था? यूपी था। लेकिन 21-22 में ये आंकड़ा चेंज हो गया, तो मतलब अब वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन है वो कौन से राज्य का है? राजस्थान का। कौन से राज्य का है? राजस्थान का, जो भारत के कुल दूध उत्पादन का 15.05% दूध उत्पादित करता है, यानी 33.26 मिलियन टन दूध उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान है वो कौन से स्थान पर आ गया? फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया, यानी पहले भारत में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद यूपी है वो दूसरे स्थान पर चला गया, जो भारत के कुल दूध उत्पादन का 15% यानी 33.01 मिलियन टन, और एमपी 9% यानी 19 मिलियन टन। ठीक है, तो ये दूध उत्पादन हो गया राज्यवार, पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के आधार पर 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भारत का जो दूध उत्पादन 2018-19 में था वो कुल था 187.7 मिलियन टन, जिसमें से देखो टोटल जो दूध उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग पशु हिस्सेदार होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और अन्य पशु। तो इनमें से देखो जब 18-19 में कुल दूध उत्पादन भारत का 187.7 मिलियन टन था, उसका 47% गायों से निकाला गया था, यानी गायों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 49% है वो भैंसों से प्राप्त हुआ था, और 3% बकरी से, और 1% है वो अन्य पशु थे। अन्य में जैसे भेड़ हो गया, ठीक है,
ऊँटनी हो गई, ठीक है, ये पशु हैं वो 1% दूध उत्पादित करते थे। तो अब देखो जो भी 47% गायों से प्राप्त होता था उसका 20% देसी गायों से, 27% संकर गायों व संकर गायों व विदेशी गायों से प्राप्त हुआ था। इस 27% में 26% संकर गायों से है और 1% है वो विदेशी गायों से है। मतलब ये समझ में आया कि जैसे कुल दूध उत्पादन है उसका किससे, गायों से कितना प्राप्त होता है, 47%। इस 47% का, इस 47% का गाय अपने 3 प्रकार की पड़ते हैं। देखो, एक तो देसी गाय यानी देसी नस्लें होती है, एक अपने पड़ते हैं संकर गाय और एक अपने पड़ते हैं विदेशी गाय होती है। अब इनसे क्या होता है, 47% में से 20% तो दूध उत्पादन है वो किससे प्राप्त हुआ, देसी से प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल 47% का 26% किससे प्राप्त हुआ, संकर नस्लों से प्राप्त हुआ, और 1% है वो किससे हुआ, विदेशी गायों से प्राप्त हुआ। तो देखो 20 और 26 46 और एक 47, ये हो गया 47% गायों से, ठीक है। उसके बाद 49% है वो किससे प्राप्त होता है, 49% है वो किससे होता है, 49% भैंसों से दूध प्राप्त होता है। इस 49% में कितना कितना प्रतिशत, देखो एक तो होती है डेस्क्रिप्टिव बफेलो और एक होती है नॉन डेस्क्रिप्टिव बफेलो। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिन पशुओं को अपने क्या है सामान्यतः सही रूप से पहचानते हैं, जैसे नस्लों को, जैसे मुर्रा नस्ल है तो आप पहचान लोगे, है ना, मेहसाना है, सुरती है, जाफराबादी है, नागपुरी है ना, नीली रावी है, बदावरी है, ये भैंस की नस्लें हैं। तो ये शुद्ध नस्ल से प्राप्त होता है वो तो होती है डेस्क्रिप्टिव, और नॉन डेस्क्रिप्टिव होती है जब जो मैंने नस्लें बताई है इनका आपस में क्या करवा दें, अपने क्रॉस करवा दें। क्या करवा दें, क्रॉस करवा दें। तो मतलब जो नस्लें थी जिनको अपने पहचानते हैं उनका आपस में क्या करवा दें, क्रॉस करवा दें। अब जो क्रॉस करवाएंगे ना उनको अपने क्या कहेंगे, और क्रॉस से जो नई नस्लें बनेंगी उनको कहेंगे नॉन डेस्क्रिप्टिव। नॉन डेस्क्रिप्टिव। अब नॉन डेस्क्रिप्टिव है उनसे तो कितना प्राप्त होता है, 14%, ठीक है, जिनको अपने नॉन डेस्क्रिप्टिव बोलेंगे। और जो थी ना डेस्क्रिप्टिव यानी जिनको अपने सामान्यतः जानते हैं वो होती है अपनी, उनसे दूध उत्पादन कितना, 35%। तो 35 और 14 49% भैंसों से। उसके बाद बकरी है उससे कितना परसेंट है, 3%। और अन्य पशुओं में मैंने पहले बता दिया था 1% आता है, 1% में ऊँटनी और शीप, ठीक है। ये हो गया अपना कुल दूध उत्पादन का इस प्रकार से विभिन्न पशुओं में का योगदान, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए वो तो आंकड़ा था अपना, अपने पढ़ा था, देखो आंकड़ा 2018 और 19 का था। कब था ये, 2018 और 19 का आंकड़ा था। लेकिन अभी अपने पढ़ेंगे नए आंकड़े यानी 2021 और 22। अपने को याद ये रखना है ना। तो देखो भाई, भारत का कुल दूध उत्पादन 2021-22 में अपन ने पढ़ा था कितना था, अभी पढ़ के आए हैं पीछे, कितना था अभी, 221 मिलियन टन था। कितना था, 221 मिलियन टन, जो विश्व का कितना परसेंट था, 24%, है ना। अब इस 221 मिलियन टन का गायों से कितना प्राप्त होता है, 52%, भैंसों से कितना प्राप्त होता है, 45.07%,
और बकरी से प्राप्त होता है 2.93%। तो अपन ने 20-21 तक, है ना, 20-21 तक सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो पशु था वो भैंस था, लेकिन 21-22 में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। 21-22 में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो पशु है वो कौन है, गाय है, उसके बाद भैंस है और उसके बाद बकरी है। ठीक है, तो गाय जो भी दूध उत्पादन करती है वो 52% दूध उत्पादन करती है कुल दूध उत्पादन का, यानी 221 मिलियन टन का 52% गायों से प्राप्त होता है। इस 52% में संकर गाय सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है, मतलब कुल दूध उत्पादन का, यानी गायों से जितना दूध उत्पादन प्राप्त होता है उसका 29.91% किससे प्राप्त हुआ, संकर गायों से प्राप्त हुआ। इस 52% का देसी गाय से प्राप्त होता है 20.17%। इस 52% का विदेशी गायों से प्राप्त होता है 1.92%। ठीक है, तो गायों में कौन सी नस्लों से सबसे ज्यादा दूध प्राप्त होता है, कौन सी से, संकर नस्लों से प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि गायों से सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सी नस्लों से प्राप्त होता है, तो संकर गाय की जो नस्लें हैं उनसे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मतलब 52% का संकर गायों से 29.91%, लगभग 30% के आसपास अपने संकर नस्लों से दूध प्राप्त करते हैं। देसी नस्लें उनसे 20.17, विदेशी नस्लों से 1.92% दूध उत्पादन किया जाता है। ये हो गया अपना कुल दूध उत्पादन का शेयर बाय काऊ। ठीक है, इसके बाद भैंस से टोटल दूध उत्पादन 221 मिलियन टन है, इसका 45.07% किससे प्राप्त हुआ, भैंसों से। अब अभी अपने पिछला जो मतलब मैंने बताया था आपको 18-19 वाला, उसमें बताया था कि जो भी भैंस है वो दो प्रकार की होती है, एक तो डेस्क्रिप्टिव बफेलो होती है और एक नॉन डेस्क्रिप्टिव बफेलो होती है। ये मैंने बता दिया था कि डेस्क्रिप्टिव क्या होती है और नॉन डेस्क्रिप्टिव क्या होती है। तो डेस्क्रिप्टिव जो बफेलो है उनसे भैंसों से जितना दूध उत्पादन प्राप्त होता है यानी 45.07%, उसका 31.58% डेस्क्रिप्टिव बफेलो से प्राप्त होता है। ठीक है, और इस दूध उत्पादन का यानी भैंसों से प्राप्त जो कुल दूध उत्पादन 45.07% है, उसका नॉन डेस्क्रिप्टिव बफेलो से प्राप्त होता है 13.49%। ठीक है, और बकरी है उससे कितना प्राप्त होगा, कुल दूध उत्पादन का 2.93% दूध उत्पादन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया विभिन्न पशुओं का भारत के कुल दूध उत्पादन में योगदान। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, श्वेत क्रांति। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या होती है, सबसे पहले क्रांति क्या होती है, कोई भी चीज हो ना, ठीक है, उसमें अचानक से क्या हो जानी, वृद्धि हो जानी। अचानक से क्या हो जानी, अचानक कोई भी चीज में क्या हो जानी, वृद्धि हो जाती है, उग्र प्रभाव हो जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अपने पढ़ रहे हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का मतलब है दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग सफेद होता है ना। तो अब दूध के उत्पादन में अचानक से क्या हुई, वृद्धि हुई, उसको अपने क्या बोलेंगे, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। ये बहुत बार पूछा जाता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जो भारत में कब आई थी, 1970 में आई। जिसके जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति के जनक है वो भारत में किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। यहाँ पर रे लगा लेना। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस नाम से भी जाना जाता है, मिल्क मैन ऑफ
इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्हीं के अथक प्रयासों से भारत में क्या हुआ था, दूध उत्पादन है वो 1970 के दशक में बढ़ा था, जिसे नाम दिया गया श्वेत क्रांति। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का सबसे बड़ा योगदान है वो श्वेत क्रांति में रहा था, इसलिए फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, इनका डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनका जन्म 26 नवंबर 1921 में 26 नवंबर 1921 में कहाँ हुआ था, कोझिकोडे केरला में हुआ था। ठीक है ना, भारत के केरल राज्य में कोझिकोडे एक जगह है, वहाँ पर इनका 26 नवंबर 1921 को जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस के ऊपर है वो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है ना, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यानी 26 नवंबर 1921 को कोझिकोडे केरला में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो श्वेत क्रांति आई थी उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि भारत के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक संस्था खोली थी जिसका नाम था NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये बहुत बार पूछा जाता है, NDDB का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना आनंद गुजरात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा कब की गई थी, 1965 में की गई थी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, NDDB की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। NDDB का मुख्यालय कहाँ है, तो आनंद गुजरात में है। ठीक है, तो NDDB की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने यानी भारत में जितने भी पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारने के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इनके बाद फिर क्या किया गया, NDDB की एक सब ब्रांच खोली गई जिसका पूरा नाम था IDC। IPC की जगह क्या हो जाएगा, IDC। ठीक है ना, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। IPC की जगह बेटा IDC कर लेना, IDC इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, भारतीय डेयरी निगम हिंदी में। ये इसकी स्थापना है वो 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। तो मतलब IDC भी गुजरात में है और NDDB भी गुजरात में है, लेकिन NDDB का जो मुख्यालय है वो आनंद में है, आनंद गुजरात में, और IDC का मुख्यालय है वो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। तो IDC की स्थापना 13 जनवरी 1970 को हुई, लेकिन इसने कार्य कब स्टार्ट किया, 13 फरवरी 1970 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है ना, जिसने इन दोनों ने यानी IDC और NDDB इन दोनों इंस्टीट्यूट ने भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान इन दोनों संस्थाओं का रहा था। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि भारत के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 चरण चलाए थे, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण हैं, 3 चरण, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ऑपरेशन फ्लड थर्ड। तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो चलाया गया था वो 1970 से 1978 के बीच, 1970 से 1978, यहाँ पर 7 कर लेना। तो फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब चला, 1970 से 1978 के बीच चलाया गया था। ठीक है, तो 1970 से 1978 के बीच पहला चरण चलाया गया था जिसको ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कहा गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि प्रति व्यक्ति किसकी उपलब्धता बढ़ाना, दूध की उपलब्धता को बढ़ाना ही था। ठीक है ना,
जब ये चलाया गया था तब दूध की उपलब्धता मात्र कितनी थी? 105 ग्राम पर डे पर व्यक्ति थी, ठीक है ना। एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता था भारत में 1970 में? 105 ग्राम पर डे पर कैपिटा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ और उसके बाद 1978 तक चला, तो ये दूध उत्पादन की जो दूध उपलब्धता थी वो 105 से बढ़कर कितनी हो गई? 122 ग्राम पर डे पर कैपिटा, CAP, कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति हो गई। कैपिटा का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति। ओके, तो एक व्यक्ति को 105 से बढ़कर कितना दूध मिलने लग गया? 122 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड चलाया गया सेकंड, द्वितीय चरण, जो कब चलाया गया? 1978 से 1985 तक चला था। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड थर्ड चलाया गया 1985 से 1996। तो इनके सन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कब चला, सेकंड कब चला और थर्ड कब चला, ठीक है। तो इनके चरण है वो 1970 से 78 तक पहला था, 78 से 85 दूसरा था, 85 से 96 थर्ड था। तो तीसरा चरण था ये 11 साल का था, है ना। और ऑपरेशन फ्लड सेकंड था वो 78 से 85 तक चलाया गया, वो 7 साल का था। और 1970 से 78 तक चला था पहला चरण, जो कितनी अवधि का था? 8 साल का था, ठीक है। तो ये 3 चरण चलाए गए। इन तीनों चरणों से ही भारत का दूध उत्पादन धीरे धीरे निरंतर क्या होता गया? बढ़ता गया। और प्रेजेंट टाइम आपने देखो, इसी श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के कारण पूरे विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम पोजीशन पर हैं। ये श्वेत क्रांति का ही प्रभाव है। ओके, इसके बाद देखो एक चीज, ऑपरेशन फ्लड जो थर्ड चला था उसके दौरान एक योजना चलाई थी जिसका नाम था एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, जो 1993 और 94 में चलाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि IDDP कब चलाया गया? तो IDDP 1993 से 94 में चला था। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। कौन से चरण में चला था? ये तीसरे चरण में चला था, ठीक है। इसके बाद देखो, नोट करो, नोट लगाइए। भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है ना, वो कब मनाया जाता है? हर साल 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? अभी विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट अपने देखो दूध की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे। दूध की उपलब्धता यानी अपन ने श्वेत क्रांति पढ़ ली, उसके बाद सॉरी, भारत का दूध उत्पादन और दूध उपलब्धता कितनी कितनी है। तो देखो भाई, भारत का जो दूध उत्पादन है वो मैंने अभी बताया था, श्वेत क्रांति के कारण है वो निरंतर बढ़ता गया। तो जो भी दूध उत्पादन बढ़ा था वो अपने बात करेंगे। जैसे आपको दूध उत्पादन 2007-8 में बताऊं मैं, तो कितना था? भारत का दूध उत्पादन 2007-8 में 108.6 मिलियन टन, ठीक है। ये बढ़कर 8-9 में कितना हो गया? 2008-9 में बढ़कर ये कितना हो गया? 112.6 मिलियन टन हो गया। इसके बाद 9-10 की बात करें तो ये हो गया 116.8 मिलियन टन। 10 और 11 में ये दूध उत्पादन बढ़कर है वो कितना हो गया? 121.8 मिलियन, ठीक है। ये देखो भी, ये 2010 और 11 का 2012 में जो प्री PG का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 2010-11 में दूध उत्पादन कितना था? तो 121.8 मिलियन टन है। 121.8 मिलियन टन दूध उत्पादन था कब? 2010-11 में, ठीक है। इसके बाद 2011 और 12 में ये बढ़कर हो गया कितना? 128.4 मिलियन टन, ठीक है। जो
बढ़कर 12-13 में कितना हो गया 132.4 मिलियन टन। और 13-14 में यह बढ़कर कितना हो गया 137.9 मिलियन टन। तो ये 13-14 तक आंकड़े कहाँ से लेकर 2007 से लेकर 14 तक ये आंकड़े हैं दूध उत्पादन के। ठीक है, ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको मैंने आपकी सामान्य जानकारी के लिए ये बताया है। आपको याद करना है 2014-15 से, ठीक है ना। अब 2014-15 13-14 तक यहाँ हो गया। अब उसके बाद देखिए 14-15 में भारत का दूध उत्पादन था 146.3 मिलियन टन। ठीक है, 15-16 में ये बढ़कर कितना हो गया 155.5 मिलियन टन। 16-17 में ये दूध उत्पादन बढ़कर कितना हो गया 165.4 मिलियन टन। देखो ये NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार दूध उत्पादन है वो 165.4 मिलियन टन ही है। बट अपनी जो NCERT की जो बुक है कक्षा 12 की, उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि भारत का दूध उत्पादन 2016-17 में 163.7 मिलियन टन था। तो हम देखो भी NDDB के आंकड़ों को यहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक जो बुक है वो कौन सी है, कक्षा 12 की NCERT बुक है, वो ऑथेंटिक है। इसलिए अपने को आंकड़ा है यहाँ पर क्या याद करना है 163.7 मिलियन टन करना है। ओके, 165.4 नहीं करना है, यहाँ पर कितना करना है 163.7 मिलियन टन ही याद करना है। लेकिन NDDB कितना बताता है 2016-17 में 165.4 मिलियन। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो 2017-18 में ये बढ़कर यानी 163.7 मिलियन टन NCERT के अकॉर्डिंग टू 16-17 में, और 165.4 मिलियन टन NDDB के अकॉर्डिंग टू। तो ये 17-18 में बढ़कर कितना हो गया 176.7 मिलियन टन। 2018-19 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर कितना हो गया 187.37 मिलियन टन हो गया कुल दूध उत्पादन। 19-20 में 196.18 मिलियन टन हो गया। 20-21 में भारत का दूध उत्पादन 209.96 मिलियन टन हो गया। और वर्तमान समय में यानी 21-22 के आंकड़े आए हैं अभी तक, तो 21-22 तक भारत का दूध उत्पादन है वो कितना है 221 मिलियन टन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2014 से 2022 तक दूध उत्पादन क्रमबद्ध रूप से बढ़ता गया है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये दूध उत्पादन हो गया अपना भारत का कुल दूध उत्पादन। इसी के आधार पर देखो अपने दूध की उपलब्धता, यानी एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है। देखो भी वैज्ञानिक और चिकित्सकों के अनुसार, किसके अनुसार, वैज्ञानिक और यानी साइंटिस्ट है और चिकित्सक है ना, डॉक्टर है, उनके अनुसार है वो डाइट में कितना दूध होना चाहिए एक व्यक्ति के 280 ग्राम पर डे पर कैपिटा होना चाहिए। एक व्यक्ति को 280 ग्राम दूध रोजाना पीना चाहिए। ये किसके अनुसार है, वैज्ञानिक और चिकित्सकों के अनुसार। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर जो दूध उत्पादन है वो बढ़ा है, तो उसी प्रकार दूध की उपलब्धता भी क्या हो गई, प्रति व्यक्ति बढ़ती चली गई है। जैसे 2014-15 में भारत के अंदर प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता थी वो थी 322 ग्राम पर डे पर कैपिटा, जो बढ़कर 15-16 में 337 ग्राम पर डे 337 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गई। 16-17 में बढ़कर ये 355 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो ये आंकड़ा मैंने 163.7 मिलियन टन NCERT बुक के अनुसार बताया ना, तो उसी प्रकार NCERT बुक में ये 355 की जगह कितना ग्राम मिलेगा आपको, 352 ग्राम मिलेगा। कितना ग्राम मिलेगा 352। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है याद, कितना याद करोगे 352 ग्राम करोगे, 352 ग्राम पर डे पर कैपिटा। उसके बाद 2017-18 में जो दूध की उपलब्धता बढ़ी वो हो गई 352 से बढ़कर सीधी 375 ग्राम हो गई पर डे पर कैपिटा। फिर 18-19 की बात करें तो 394 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गई।
ठीक है। 2019-20 की बात करें तो 406 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गई। 20-21 में ये बढ़कर 427 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गई। और 21-22 में ये दूध की उपलब्धता है वो कितनी है, 444 ग्राम पर डे पर कैपिटा है। तो एक व्यक्ति को वर्तमान समय में कितना दूध मिल रहा है, 444 ग्राम पर डे पर कैपिटा मिल रहा है। तो ये हो गई अपनी दूध की उपलब्धता। तो दूध की उपलब्धता है वो 2014-15 से कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, निरंतर धीरे धीरे लगातार क्या होती गई, बढ़ती गई है। तो 2014-15 में 322 ग्राम थी, लेकिन ये बढ़कर कितनी हो गई, 444 ग्राम हो गई। तो मतलब जो वैज्ञानिकों ने बताया था 280 ग्राम दूध चाहिए पर डे पर व्यक्ति को, है ना, तो उससे है लगभग 2 गुणी है वो क्या है, भारत की दूध उपलब्धता हो चुकी है। और ये सीधा सीधा प्रभाव है वो किसका है, श्वेत क्रांति का। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये मैं पहले ही बता चुका, वैज्ञानिक और चिकित्सक और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है नई दिल्ली में, भारतीय चिकित्सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1975 में कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना। इनके अनुसार मानव आहार में कितना ग्राम दूध बताया था मैंने, 280 ग्राम दूध पर डे पर कैपिटा होना चाहिए। ठीक है, जो बढ़कर अभी वर्तमान समय में 2021-22 की बात करें तो कितना है, 444 ग्राम पर डे पर कैपिटा। ठीक है। इसके बाद दूध उपलब्धता के आधार पर भारत में राज्य, तो 2019-20 में दूध उपलब्धता के आधार पर पहला राज्य था पंजाब, यानी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दूध है कौन से राज्य में ज़्यादा मिलता था, 19-20 में पंजाब में, यानी एक व्यक्ति को कितना, 1181 ग्राम पर डे पर कैपिटा था। दूसरे स्थान पर आता है वो आता है हरियाणा, जो कितना दूध उत्पादन यानी उपलब्धता है वहाँ पर 1087 ग्राम पर डे पर कैपिटा। तीसरे स्थान पर 19-20 में राजस्थान था, जहाँ पर 870 ग्राम पर डे पर कैपिटा एक व्यक्ति को दूध प्राप्त होता था। ये धीरे धीरे देखो 2020-21 में बढ़कर अलग हो चुका है। तो 20-21 में पंजाब है वो 12 पहले स्थान पर ही है, जैसे 19-20 में भी पंजाब था और 20-21 में भी पंजाब पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर 1281 ग्राम पर डे पर कैपिटा प्राप्त हो रहा है। हरियाणा में 1118 ग्राम हो गया, जो पहले कितना था, 1087 था, अब कितना हो गया, 1118 ग्राम हो गया। और तीसरे स्थान पर पहले भी राजस्थान था 2019-20 में, और 20-21 में भी राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जहां पर दूध उपलब्ध है वो कितने ग्राम है, 904 ग्राम पर डे पर कैपिटा है ना। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा दूध की उपलब्धता है 20-21 में कौन से जिले में ज़्यादा है, राजस्थान में, जैसलमेर में, जहाँ पर कितना दूध मिलता है एक व्यक्ति को, 1075 ग्राम पर डे पर कैपिटा मिलता है। ठीक है। इसके बाद 2021 और 22 प्रेजेंट टाइम दूध की उपलब्धता कितनी है, तो देखो अपन ने 19-20 पढ़ लिया, 20-21 में पढ़ लिया। तो पहले स्थान पर दूध की उपलब्धता के आधार पर पंजाबी राज्य पहले स्थान पर था, जो कंटिन्यूसली अब भी है ना, 21-22 में भी कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पंजाब राज्य है, जहाँ पर 1271 ग्राम दूध है वो पर डे पर कैपिटा मिल रहा है। एक व्यक्ति को कितना दूध प्राप्त हो रहा है प्रेजेंट टाइम पंजाब में, 1271 ग्राम पर डे पर कैपिटा प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में, हाँ पहले देखो 20-21 तक राजस्थान तीसरे स्थान पर था, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 21-22 में राजस्थान का दूध उत्पादन है की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है भारत में, प्रथम स्थान आता है। बताया था अभी मैंने कि टोटल भारत का दूध उत्पादन 2021 और 22 में कितना था, 221 मिलियन टन था ना, 221 मिलियन टन। ये किसका था, इंडिया का था। किसका था, भारत का 21-22 में 221 मिलियन टन था, जिसका कितना परसेंट, 15.05%, 15.05% कौन उत्पादित करता है, राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है, राजस्थान करता है। तो राजस्थान है 2021-22 में भारत में कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर। ठीक है। तो इस दूध उत्पादन
में बढ़ोतरी के कारण ही राजस्थान में दूध की उपलब्धता भी प्रति व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो अब प्रेजेंट टाइम दूध की उपलब्धता के आधार पर बात करें तो राजस्थान हरियाणा को पछाड़कर कौन से स्थान पर आ गया? दूसरे स्थान पर आ गया। यहाँ पर एक व्यक्ति को कितना दूध प्राप्त हो रहा है? 1150 ग्राम पर डे पर कैपिटा हो गए, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन खिसक गया? हरियाणा। तो हरियाणा में कितना दूध प्राप्त हो रहा है? 1081 ग्राम पर डे पर कैपिटा दूध प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गई दूध की उपलब्धता 2019-20 से लेकर 21-22 तक, ठीक है। तो ये आंकड़े बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इन आंकड़ों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको हर कंपटीशन में देखने को मिले, ठीक है ना। ओके, तो ये था अपना एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिलेटिव जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें एनिमल हस्बेंड्री का पहला टॉपिक दूध और दूध उत्पादन और दूध की उपलब्धता, ठीक है। तो ये अपना पहला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।